नमस्कार। कल वेव एंड ऑसिलेशंस फिजिक्स पेपर सेकंड बीएससी पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अध्ययन किया था और उसमें हमने मैक्सवेल के चारों समीकरण की मदद से हमने वेलोसिटी का समीकरण निकाला था और वेलोसिटी का जो समीकरण कल निकाला गया उस समीकरण का मान हमने b = 1/√μ0 के रूप में ज्ञात किया था। आपको ध्यान होगा जब हम μ0 और ε0 का इसमें मान रख देते हैं तो मान रख करके हमें निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग का जो मान ज्ञात होता है उसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से प्राप्त होता है। अब निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग दोनों के मान तुल्य हैं और इस तुल्यता के आधार पर मैक्सवेल ने ऐसा निष्कर्ष निकाला था कि प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगें दोनों निर्वात में समान वेग से संचरित होती हैं, अर्थात दोनों की समान प्रकृति है। और बाद में जाकर के प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में माना गया था। यह सिद्धांत मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहलाता है। इसमें हमने वेलोसिटी का समीकरण ड्राइव किया था। यदि हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रखते हैं तो वह एक्सप्रेशन b = 1/√μ0 प्राप्त होगा, जहाँ पर कि म्यू परमीएबिलिटी पारगम्यता है और एप्सिलॉन विद्युतशीलता है जिसे हम परमिटिविटी कहते हैं। अब इस आधार पर हम अपवर्तनांक का समीकरण निकालना चाहते हैं। आप देखिएगा, अपवर्तनांक एक ऐसा पद है जिसे हम अपने लोअर क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। हमें इसके बारे में फिजिकल कंसेप्ट की पूरी जानकारी है। हम जानते हैं कि अपवर्तनांक को निर्वात में प्रकाश का वेग इट इज़ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, और इन दोनों का जो अनुपात होता है वह अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। यदि अपवर्तनांक को हम n से लिखें तो इसमें निर्वात के अंदर प्रकाश का जो वेग है वो 1/√μ0 होगा, जबकि माध्यम में प्रकाश का वेग 1/√μ0 होगा। जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होता है μr∈r। हम जानते हैं कि μr का जो मान है वह 1 होता है, क्योंकि जनरली डाइलेक्ट्रिक मीडियम में म्यू का मान μ0 के बराबर होता है, इसलिए μr का मान 1 हो जाता है। और इस प्रकार से अपवर्तनांक का जो मान प्राप्त होता है वह √εr के प्राप्त होता है, और √εr = ε/ε0, अर्थात निर्वात में बटे माध्यम में जो भी विद्युतशीलता है उस विद्युतशीलता का जो अनुपात होगा वह उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। यहाँ ε/r को मैंने परावैद्युतांक कहा है। इस प्रकार परावैद्युत माध्यम का अपवर्तनांक परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है n = √εr। और यह जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है यह फार्मूला जनरली लिक्विड्स, एयर और हाइड्रोकार्बन के लिए प्रयुक्त में लिया जाता है, क्योंकि उनमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं होता। जिन पदार्थ में डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है हम जानते हैं, उनके लिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तो वेलोसिटी के कंसेप्ट के आधार पर हम
अपवर्तनांक का मान निकाल सकते हैं। अब हम एक वह बात सिद्ध करना चाहते हैं जिसको परीक्षा में भी कई बार पूछा गया, और यह पूछा गया कि सिद्ध करें विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। आपको प्रारंभ में जो हमारी सेकंड यूनिट है जिसमें वेव मोशन मैंने प्रारंभ किया था, उस वेव मोशन में मैंने बताया था कि तरंग गति के दो प्रकार हो सकते हैं। वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकती है, वेव ट्रांसवर्स वेव हो सकती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ये हमको सिद्ध करना है। अर्थात इस केस में हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक है उनके जो मान हैं वह मान तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश शून्य होंगे, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होगी। इस बात को सिद्ध करने के लिए हम इस प्रकार का डेरिवेशन प्राप्त करते हैं कि मान लीजिएगा कोई आइसोट्रॉपिक मीडियम है जिसमें चार्ज फ्री है, यानी रो इज इक्वल्स टू जीरो है, जे इज इक्वल्स टू जीरो, करंट भी फ्री है। तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लीजिएगा एक्स डायरेक्शन में संचरित हो रही है। तब इस विद्युत चुंबकीय तरंग के जो घटक क्षेत्र होंगे, घटक क्षेत्र किसके होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के। उनका जो मान है वह मान केवल डिस्टेंस और टाइम के साथ में वेरी करेगा, परिवर्तित होगा, तथा जेड दूरी के साथ अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात डी डी वाई इज इक्वल्स टू डी डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो। तो इस आधार पर मैंने इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के मान को लिखा है। मैंने लिखा है E इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स टी तथा B इज इक्वल्स टू बी ऑफ एक्स टी। इसमें मैंने ये दिखाया है कि चाहे विद्युत सदिश हो अथवा चुंबकीय सदिश क्षेत्र है, उसका जो मान है वह x और t पर निर्भर कर रहा है। आप देखिएगा हमने जो माध्यम चुना है उस माध्यम में J बराबर जीरो है, अर्थात करंट फ्री है और चार्ज फ्री भी है। चार्ज फ्री होने के कारण हमने रो को भी जीरो ले लिया है। और ऐसा करने पर अब हम मैक्सवेल के समीकरण को घटक के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि प्रथम समीकरण जो होता है वह समीकरण है डाइवर्जेंस D इज इक्वल्स टू रो। चूँकि D बराबर एप्सिलॉन E होता है, रो बराबर जीरो है, इट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल्स टू जीरो। और डाइवर्जेंस E इज इक्वल्स टू जीरो को हमने इसके x y z घटक में लिख दिया है। y और z घटक दोनों समान हैं, दोनों के मान शून्य है। इसका अर्थ हुआ कि डी डी एक्स ऑफ ई एक्स इज आल्सो जीरो। इट मीन्स ई एक्स भी दूरी के सापेक्ष नियत होना चाहिए। अब हम इसी के आधार पर, बिल्कुल इसी लाइन पर, जो मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है डाइवर्जेंस B इज इक्वल्स टू जीरो, उसकी विवेचना करते हैं। और बिल्कुल इसी गणितीय लाइन पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि चुंबकीय सदिश का x घटक भी दूरी के सापेक्ष नियत रहता है। अब हम मैक्सवेल की तृतीय समीकरण, जिसे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ड्राइव किया जाता है, और वह समीकरण है कर्ल ऑफ E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी टी। तो कर्ल ऑफ E का हमने डिटरमेंट बना लिया है, और इस डिटरमेंट में डी डी बाई इज इक्वल्स टू डी डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो रख दिए हैं। इस कार्य को करने के बाद हमने I कोफिशेंट के मान निकाले हैं, उनका कंपैरिजन किया है। जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं तो हमें देखिएगा समीकरण प्राप्त हो रही है जीरो इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ बी एक्स। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बी एक्स का जो मान है वह समय के सापेक्ष भी नियत है। आप देखिएगा हम ई एक्स और बी एक्स को दूरी के साथ पहले ही नियत सिद्ध कर चुके हैं। अब जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वह रिजल्ट है कि बी एक्स का मान समय के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष भी नियत है। अब हम मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण पाते हैं, जो चतुर्थ समीकरण जिसे कि हमने एम्पियर मैक्सवेल के मॉडिफाइड लॉ से निकाला गया है। और बिल्कुल उसी प्रकार का कार्य करते हुए हम इस कर्ल एच को डिटरमेंट में रखते हैं, आई के कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं, और आई के कोफिशिएंट ज्ञात करने पर बिल्कुल उसी प्रकार का रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। और इस रिजल्ट से ये मालूम पड़ता है कि ई एक्स का जो मान है यह भी समय के सापेक्ष नियत है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम क्या देख सकते हैं कि ई एक्स और बी एक्स दोनों घटक दूरी x
तथा समय t के सापेक्ष नियत रहते हैं। परंतु तरंग गति में क्षेत्रों का जो मान है वह लगातार परिवर्तित होता है, इसलिए विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के x घटक का मान शून्य माना जा सकता है, अर्थात Ex = 0, Bx = 0। और इस प्रकार से अब हम विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में केवल दो ही घटक ले लेते हैं, जैसे कि E = J of Ey plus K Ez। सिमिलरली B = J of By plus यूनिट वेक्टर K of Bj। उपरोक्त जो समीकरण आ रहा है और उपरोक्त जो कुछ हमने डिस्कशन अभी तक किया है उससे ये स्पष्ट होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। क्योंकि तरंग संचरण की दिशा x हमने ली है और x में हमने ये देखा है कि विद्युत सदिश है और चुंबकीय सदिश है, दोनों के मान x के सापेक्ष t के सापेक्ष नियत रहते हैं। हमने ये सिद्ध अभी गणितीय रूप से किया था कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के घटक Ex Bx का मान शून्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। इस प्रकार की तरंग को समतल विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पार्ट बी में हमें कई बार सिद्ध करने के लिए मिला है कि सिद्ध करें विद्युत चुंबकीय तरंगें की जो प्रकृति है अनुप्रस्थ तरंगों की होती है। तो हम उस आर्टिकल को जो मैक्सवेल की चारों समीकरण हैं, इन समीकरणों की मदद से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और हम गणितीय रूप से सिद्ध करके ये बता सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति है वह तरंग अनुप्रस्थ होती है। धन्यवाद।